जो रिकॉर्ड करना चाहता है लेक्चर। ठीक है। ओके, आगे सब लोग। आई थिंक वी हैव अ न्यू स्टूडेंट हियर। तो आशीष सिंह चौहान। Yes, sir. Welcome to our class. So basically, today we are going to start a new chapter, atomic structure. ठीक है, आज तो हम atomic structure स्टार्ट करने वाले थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पढ़ने में आज के, मतलब आज से। और बाकी जो आपका पेंडिंग है उसके लिए हमारी बैकअप क्लासेस चल रही हैं, तो बैकअप क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड कीजिए, तो जो भी आपका एक चैप्टर जो मिस हुआ है वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। और बाकी इस चैप्टर का जो फर्स्ट वाले चैप्टर के साथ कोई भी लिंक नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि वो समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी। वो कोई भी उसके साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, या बोलो। आज आपकी क्लास है? हाँ, मेरी क्लास है आज 6 बजे। तो शेड्यूल में गड़बड़ी हुई थी। ओके, फर्स्ट एक्चुअली ओके। आपके शेड्यूल में मेरी क्लास किसी और टाइम पे थी? No, sir. No, sir. इसी टाइम पे थी। Yes, sir. ओके ओके ओके, ये ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वो सर को आई थिंक वो मिस्टेक हो गई होगी, उनको लगा होगा शायद इस टाइम पे क्लास। ठीक है, तो आई थिंक सर की 4:30 पे क्लास थी, तो तुमने सर को इन्फॉर्म नहीं किया कि 4:30 पे थी? सर हमने मैसेज किया था लेकिन सर का रिप्लाई नहीं आया। अच्छा ठीक, ओके 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 ओके, दैट्स फाइन। ओके ठीक है, वो सर का आ गया है मैसेज, संडे को आपका वो लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। बट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि पुराने चैप्टर को अच्छे से एक बार कर दें खत्म, क्योंकि उसमें जो होमवर्क हमारा बचा हुआ है वो सब फिनिश कर दें। तो क्या मैंने पूरा जो सब होमवर्क दिया था जितना बचा था, या अभी Yes, भी sir. कुछ बचा है होमवर्क? Yes, सारा sir. दिया था ना? सर कैसा ठीक है, प्रैक्टिस Yes, क्वेश्चंस sir. भी बचते हैं उसमें। ठीक है, तो वो जो होमवर्क है उस पर खत्म करते हैं, उस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करते हैं, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शीट वगैरह ओपन कर लो, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, तो कहाँ तक हमारी शीट डिस्कस हो गई थी? सर जेई मेंस ऑफलाइन वाले तक हो गई थी। जेई मेंस ऑफलाइन वाले तक हो गई थी, ठीक है। उसके पहले तो किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मतलब जेई मेन ऑनलाइन से हमें स्टार्ट करना है आज। ओके ठीक है भाई, तो बोलो जेई मेन ऑनलाइन में डाउट्स 1 to 10 में कोई डाउट? सर 7। सेवंथ है, sample of a hydrate of barium chloride weighing 61 gram was heated until all the water of hydration is removed. The dried sample weigh 52 gram. The formula of the hydrated salt is। तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड है। तो हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड का मतलब कि इसके साथ कोई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, बट कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, यही बेसिकली मतलब है हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। और इसका वेट हमें दे रखा है 61 ग्राम। ठीक है, इसको उसने बोला कि इसको जब हमने हीट किया, तो हीट करने पे इसको तब तक हीट किया जब तक ऑल द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज रिमूव। जब सबके सब वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमने रिमूव नहीं कर दिए तब तक इसको हीट किया। ठीक है, द ड्राइड सैंपल वेट 52 ग्राम, और जो ड्राइड सैंपल बच गया उसका वेट है 52 ग्राम।
द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट इज, हमें फॉर्मूला बताना है हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा भाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब इस तरह से है कि मेरे पास BaCl2 है प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मेरे को पता नहीं है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सर बाद में हीट किया तो मेरे क्या हुआ। सर एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब सर जैसे हम लिखते हैं, मतलब जैसे कोई जैसे 9th में भी लिखते थे जैसे CuSO4.5H2 हो गया, तो सर मतलब H2 और वो जो कंपाउंड होता है उन्हें एक साथ लिखते थे, मतलब डॉट हाँ लगा हाँ, के। तो एक साथ मैं, हाँ डॉट और लगा के भी लिख सकते हो, ये जस्ट मैं समझाने के लिए तुम्हें लिखने वाला था ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे रखा था ना, तो इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो। वैसे तो डॉट के हिसाब से ही होता है, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा ही होता है, डॉट के हिसाब से। ठीक है, यस यही चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज है मेरे पास। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा बेसिकली, ये जो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको लूज करेगा। ठीक है, तो जब ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा, साथ में ये NH2O मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसका वेट जो है, एक सेकेंड, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, इसका वेट यहाँ पे निकालो। इसका वेट, एटॉमिक मास निकालो इसका पूरे का, कितना आएगा ये वाले कंपाउंड का। BaCl2 का एटॉमिक मास निकालना, कितना आएगा। सर 208 आएगा। 208 आएगा। यस तो सर। सर यहाँ अब पे हो गया। इसका जो वेट गिव, क्या हुआ। सर अब समझ में आ गया सर कैसे करना अच्छा, हो जाएगा, ठीक है। है। यस सर समझ गया। ठीक, ओके। और बोलो इसमें। सर 12 वाला। 12 वाला, 12 वाले में है, द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन आर्सेनिक एसिड। देखो आर्सेनिक एसिड क्या होता है, देखो आर्सेनिक किस ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन के क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के नीचे आता है तुम्हारा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक। ठीक है, इस तरह से होता है, ये वाले ग्रुप में आता है आर्सेनिक। अच्छा, अब फॉस्फोरिक एसिड तुम्हें पता क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है PH3। PH3 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऐसे आर्सेनिक एसिड क्या हो जाएगा, ASH3। सॉरी, ये आर्सेनिक एसिड है, इसको तो फॉस्फिन गैस बोलते हैं, सॉरी सॉरी गलती कर दी। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, वो फॉस्फिन था। फॉस्फोरिक एसिड का H3PO, तो आर्सेनिक एसिड क्या आ जाएगा, H3ASO4। समझे बात को। यस तो सर। क्या होता है ना, अगर एक ग्रुप के बारे में थोड़ी सी मेरे को नॉलेज है तो मैं दूसरा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उसके हिसाब से, तो ये आर्सेनिक एसिड होता है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था कि किसकी रिएक्शन करवाई थी, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, आर्सेनिक एसिड को रिएक्ट किया है, मतलब H3ASO4 को, आर्सेनिक एसिड को रिएक्ट करवाया है, इज ट्रीटेड विद एक्सेस H2S। H2S के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस है। ठीक है, और मेरे को क्या मिल रहा है,
आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। आर्सेनिक पेंटासल्फाइड क्या होगा, AsS5। पेंटासल्फाइड है ना, 5 सल्फर, तो दिस इज आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। ये रिएक्शन है। बस आई थिंक रिएक्शन लिखने में तुम्हें दिक्कत आई होगी, रिएक्शन एक बार लिख ली फिर तो हो ही जाएगा यस क्वेश्चन। सर। ठीक है, तो आगे ट्राई करना क्वेश्चन। रिएक्शन का इसमें 21 मोल कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा तुम्हें मोल कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा तुम्हें कभी दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो मतलब रिएक्शन लिखने में आ सकती है, और वो तुम जब इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लोगे तो वो भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या है कि हमने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। 21 यस सर। 21 में है 10 mg effervescent tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases। मतलब उसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड देखो ये होता है, इसको बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, C2H2C2O4, ये फॉर्मूला होता है H2C2O4, ऐसे याद रख लो। ठीक है, देन आईयूपैक पढ़ा हो तो आई थिंक वहां पे तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बताया हो सर ने, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ही होता है इसमें। ठीक है, देन इसने बोला है कि उसको 10 mg, ये बेसिकली इन टोटल इनका जो वेट दे रखा है वो मेरे को 10 mg दे रखा है, मतलब 10 इंटू 10⁻³ ग्राम दे रखा है। फिर इसने क्या किया, रिलीज CO2 10 mg effervescent tablet containing sodium bicarbonate acid releases। अच्छा, अब ये देखो ये रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर रही है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं CO2 गैस। देखो ये है एक एसिड, तो एसिड का नेचर कैसा, H+ देने का, तो ये क्या करेगा, इसको H+ डोनेट करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या है, सोडियम पॉजिटिव आयन है और साथ में HCO3 माइनस आयन है। ठीक है, 2 आयन है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एसिड का नेचर, ऑक्सैलिक एसिड का नेचर H+ डोनेट करने का, तो ये H+ ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा H2CO3। अब ये जो H2CO3 होता है ये कार्बोनिक एसिड होता है, बट ये क्या होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ये CO2 प्लस वाटर में टूट जाता है। ये CO2 ये अनस्टेबल होता है, CO2 वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बेसिकली CO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ में CO2 बन रही होगी, साथ में वाटर बन रहा होगा, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, एक आयन बन जाएगा Na पॉजिटिव, और साथ में ये तुम्हारे पास C2O4 H- है, ये वाला आयन बन जाएगा साथ में। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक। यस अब सर। तुम्हें सब कुछ, इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 is 25 liter under such condition, what is the percentage of sodium bicarbonate in the each tablet। अब उसने तुम्हें बता दिया बेसिकली कि टेम्परेचर प्रेशर दे दिया। अब ये जो टेम्परेचर प्रेशर दिया है ये बेसिकली तुम्हारा वही है, क्या बोलते हैं इसको, क्या था वो, STP। हाँ, STP वाला। तो मोलर वॉल्यूम दे रखा है 25 लीटर इस कंडीशन में। अच्छा, मोलर वॉल्यूम 20, अच्छा थोड़ी कंडीशन चेंज है क्या, 298 केल्विन है। अच्छा, वो 1 बार प्रेशर दे रखा है। तो बेसिकली क्या फर्क, अब तुम्हें करना क्या है, ये जो भी तुम्हें दे रखा है 25 लीटर, यहाँ पे PV = nRT लगा के, मतलब इसका यूज करके तुम क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो इसके CO2 के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां से तुम फिर मोल मोल एनालिसिस लगा के इनके मोल्स फाइंड कर सकते हो, और जब इनके मोल्स मिल जाएंगे यस तुम्हें सर। तो वहां से तुम बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, मतलब अगर तुम देखो जिसमें हमने मिक्सचर में किया था ना कि इस तरह से, तो वैसा ये टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना आगे। नेक्स्ट बोलो। सर 22। 22 22 में बोला है 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH is in 50 ml of the given
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब फिर से वही चीज है, ऑक्सैलिक एसिड को, ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, NaOH के साथ। अब फिर से ये, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एसिड बेस। तो अब इसमें ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों के मोल्स इक्वलाइज करने पड़ेंगे। तो दोनों के मोल्स इक्वलाइज करोगे तो वहां से तुम बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे मतलब क्या ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना, ये 2H+ डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अब तुम बेसिकली हमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयन, ठीक है। इसके मोल्स कैसे लिखूंगा, इसकी जो मोलैरिटी है इनटू, मतलब इसकी जो मोलैरिटी है इनटू, देखो इनटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका एक मॉलिक्यूल 2H+ दे सकता है, ठीक है, 2 दे सकता है ना, तो इनटू ये करोगे 2 करोगे, इनटू तुम यहाँ पे क्या करोगे, सर वॉल्यूम वॉल्यूम। करते हो ऑब्वियसली इसका जब, और यहाँ पे भी इसका भी M2 इंटू V2 कर दोगे, तो यहाँ से जो तुम निकालना चाहते हो निकाल लो, ठीक है। और ये बोनस दे रखा है क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ होगी मेरे भी, तो देख लेना क्या गड़बड़ थी, क्वेश्चन इस तरह से ही होगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, और बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर फर्स्ट वाला एडवांस जेई का। एडवांस का फर्स्ट वाला। जेई यस एडवांस सर। का फर्स्ट वाला, यहाँ पे बोला है नेक्को सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का भी यही मतलब है, देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, डाइहाइड्रेट में साथ में 2H2O भी है, ठीक है। बस आई थिंक यही दिक्कत आई होगी तुम्हें इसमें, तो सर इसका इसने क्या इसका कहते इसका हैं, वो हाँ सर मतलब ऐसे हुआ नहीं था, तो फिर सॉल्यूशन चेक करा तो उसमें नॉर्मेलिटी यूज हो रही थी इसको सॉल्व करने में। हाँ, तो नॉर्मेलिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, तो इसमें नॉर्मेलिटी का भी जो बेसिस है ना इन्फॉर्मेशन में सर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के टर्म्स में गिवन है, उसमें लिखा भी है सर द वॉल्यूम ऑफ 0.1 n। अच्छा अच्छा, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में गिवन है, देखो ठीक है, नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे, उतना कुछ नहीं है। देखो नॉर्मेलिटी और इस नॉर्मेलिटी तो वैसे अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट सिर्फ एसिड की टर्म्स में बात करूं तो नॉर्मेलिटी, अगर तुम मान लो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो फ्रॉम द मोलैरिटी ऑफ एसिड, तो बेसिकली जितने वो H+ या OH- डोनेट कर सकता है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी मिल जाती है, ठीक है। मान लो कि एसिड की तुम्हें मोलैरिटी, जैसे तुम्हें H2SO4 की मोलैरिटी गिवन है, रिलेटिव एसिड से तुम्हें कुछ गिवन है 10 गिवन है, तो नॉर्मेलिटी कर निकालना चाहते हो तो 20 आ जाए, क्योंकि ये 2H+ डोनेट कर सकता है, बस इतना सा फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस। बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, एसिड एंड बेस की सिर्फ इतना फर्क तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर तुम्हें प्रोसेस को बता दीजिए नॉर्मेलिटी के पूरा। कारण, तो इसमें हमें बोला है कि मेरे पास ये 6.3 ग्राम है और इसको मिक्स करके एक 250 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं इसकी मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। इसमें बोला है, देखो इसका जो लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल, इसको फिलहाल मोलैरिटी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोलैरिटी ही मान लो। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। तो देखो इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, इसके मोल्स निकाल लोगे, कितना आएगा इसका वेट देख लेना, तो मोल्स आ जाएंगे इसके, तो 6.3 डिवाइड बाय कुछ भी जो इसका मोलर मास आएगा, डिवाइड बाय 250 इंटू 1000 कर दोगे तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मोलैरिटी आ गई जितने भी आ गए। अब यहाँ पे फिर से वही करोगे तुम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-, वहां पे OH- वाली साइड देखोगे तो तुम्हें नॉर्मेलिटी 0.1 दे रखी है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। देखो 0.1, द वॉल्यूम तो 0. अच्छा हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये वॉल्यूम मान लो, मान लिया कुछ V2 मान लिया, ठीक है।
इसका अब इसकी अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तो इसकी जो मोलैरिटी यहाँ से आएगी वो मोलैरिटी आ गई, प्लस इन्होंने इसका जो वॉल्यूम वॉल्यूम लिया है वो उसने बोला है कि 10 ml लो, दिखा है ना, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 इंटू 2 भी करोगे क्योंकि फिर से ये ऑक्सैलिक एसिड है तो 2H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। ये तो यहाँ से तुम बस मोलैरिटी चाहिए तुम आंसर आ जाएगा, समझ लो बात को। यस सर। क्लियर है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 8। 8th वाला, 8th वाले में बोला है 29.2% W/W HCl stock solution has a density of this. The molecular weight of HCl is this. The volume of the stock required to prepare to तो बेसिकली हमें क्या क्या दे रखा है, 29.2% W/W दे रखा है कि HCl सॉल्यूशन ये है। इसका क्या मतलब होगा कि 29.2 ग्राम ऑफ HCl है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और डेंसिटी भी तुम्हें दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, वो वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर है, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा अगर मैं, अच्छा मैं समझ गया। तो सबसे पहले क्या करो, मोलैरिटी निकाल लो इसकी। मोलैरिटी इजिली निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन से तुम वेट इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ओ सॉरी वेट बोल रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे 100 अपॉन जो भी डेंसिटी दे रखी है यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, अब तुम्हें पता चल गया 29.5 का। अब यहाँ से मोल्स भी निकालने हैं डिवाइड बाय इसकी मोलर मास करके 36.5, तो इतने मोल्स इतने वॉल्यूम में आ गए। अब मतलब तुम मोलैरिटी निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना मोलैरिटी, तो कोई सिंपल सी चीज है, ठीक है। यस सर। यस सर। बोलो भाई। यस हाँ, सर निकल आएगी अब जब मोलैरिटी। तुमने मोलैरिटी निकाल, हाँ, अब जब तूने मोलैरिटी निकाली, मान ले ml निकाल दिया, अब दूसरा जो सोल्यूशन है उसका मेरे को मोलैरिटी भी गिवन है ml भी गिवन है, तो उसने बोला कि कितना ml इस सोल्यूशन का लगेगा अगर मैं स्टॉक ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर है 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl सोल्यूशन, मतलब इसका कितना ml यूज होगा अगर मैं ये वाला सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहता हूँ 4 ml ऑफ 200 ml सोल्यूशन। सर m1 तो v1 भाई इज इक्वल टू m2 v2 रख ले। हाँ, बस सिंपल, तो वहां से वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। ओके सर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट बोलो। नो सर आप कुछ नहीं। हो गया, कुछ बचा? नो सर। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। अच्छा, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मिनट अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी, एक सेकंड लेना जस्ट मेरे को। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। तो काफी बड़ा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी, और इसमें से भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम जेई मेंस में आता है और जे एडवांस में भी आता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। काफी लेंथी चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, मतलब चैप्टर का नाम बेसिकली है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में बेसिकली तुम एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखोगे, एटम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है।
अभी तक जो भी हमने 9th-10th में जो भी चीजें पढ़ी है एटम के बारे में, वो तुम देखोगे वो सब गलत हो जाएंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो उन सब से हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे और देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा। तो अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, वो अलग अलग अपने व्यूज देंगे, एक दूसरे को बेसिकली गलत प्रूव करने की कोशिश करेगा, फिर उसको कोई और गलत प्रूव करेगा। तो अल्टीमेटली धीरे 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 करके हम एक लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और वहां से हमें पता चलेगा कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर है कैसे। और उसके बीच में हम नंबर ऑफ काफी चीजें पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो भाई, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले इसमें जो बेसिकली छोटी चीजें हैं, तो एक ना डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अगर तुमने थोड़ी बहुत देखी हो या छोटी क्लासेस में भी देखी हो, या तुम्हारे ये मोल कंसेप्ट की शीट में भी स्टार्टिंग में थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो उसने छोटा सा मतलब थोड़े से अपने अजम्पशंस लगाए थे कि एटम ऐसा है, एटम ये है, एटम वो है। उसने बोला था कि एटम जो है वो नॉन डिविजिबल इनडिविजिबल है, मतलब एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर, मतलब एटम से छोटा पार्टिकल नहीं है। उसने ये बोल दिया था। ठीक है, और एटम को कभी भी डिस्ट्रक्ट, एटम इज नॉन डिस्ट्रक्टेबल होता है एटम। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी उसने चीजें बोली थी, जो कि काफी चीजें उसमें से गलत हो गई। पहली चीज तो यही गलत होगी कि एटम से छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और भी एटम इज डिस्ट्रक्टेबल, उसने बोला था कि इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, बट हमने अभी आजकल काफी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस देख रहे हैं जिसमें बेसिकली एटम डिसइंटीग्रेट करके कुछ और चीजें फॉर्म कर सकता है, तो एटम इज आल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल सॉरी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो कि फेल होती गई डाल्टन थ्योरी की। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी चीज तो यही थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाली। तो हम बेसिकली यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे डिस्कवरी ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई है। ठीक है, जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरीज हुई, तो वैसे वैसे डाल्टन की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल खत्म होती गई, उसको बेसिकली वो पूरी तरह से गलत प्रूव होती गई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से शुरुआत करना है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवरी या डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई। ऑल्दो अब ये जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वैसे तो ज्यादातर ये हम छुड़वा देते हैं टॉपिक, जस्ट बोल देते हैं एक बार रीड कर लो, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता हो, जो कि ज्यादातर आता हो एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन तो नहीं आता, बट फिर भी एक बार हमें थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कुछ नया। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाया उन्होंने, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा है या वैसा है। ठीक है, तो उस तरह से इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉल्टन कंसेप्ट, डॉल्टन कंसेप्ट ऑफ इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ द एटम। डॉल्टन क्या मानता था कि एटम इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, was completely was completely discredited, discredited after it was discovered that, after it was discovered that atom consists of, atom consists of subatomic particles, subatomic particles such as electron, proton and neutron.
ठीक है भाई, ये चीज है। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पार्टिकल्स, एक एक सेकंड आशी, आई गिव यू द परमिशन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, now you can start the recording. So these particles are called fundamental particles. These particles are called fundamental particles. इन particles को हम क्या बोलते हैं भाई, fundamental particles। ठीक है भाई, fundamental particles। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दैट इज कैथोड रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक बार, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जे थॉमसन ने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया था और वहां से उसने कंक्लूजन निकाला था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। तो देखने की कोशिश करते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे हुआ। ठीक है, तो बेसिकली किया क्या जे थॉमसन ने, ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या है, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है, बहुत ही हार्ड ग्लास होता है और उसकी एक ट्यूब होती है, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोल दिया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह से। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दो प्लेट्स लगाई, एक प्लेट इधर लगाई, एक प्लेट इधर, किसी मेटल का यूज किया, मे बी आयरन, मे बी एल्यूमिनियम, मे बी एनीथिंग एल्स, मे बी प्लेटिनम, कोई मेटल ली, उन मेटल की प्लेट्स पे लगाई और उसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ये बैटरी का था पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का था नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जिस प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, वो प्लेट हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज। हाँ भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कोई बात नहीं। क्यों, क्या हुआ, क्या होगा, यश रिकॉर्डिंग भी चाहिए आज के लेक्चर की। ओके चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, वो बेसिकली उस प्लेट को हम बोल देते हैं कैथोड, इसको हम बोल देते हैं कैथोड। और जिस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, वो प्लेट हो जाती है बेसिकली, उसका नाम होता है एनएच। ठीक है, यहां तक ये कहानी है। और यहाँ पे हमने बेसिकली एक वैक्यूम लगाया, वैक्यूम पंप टाइप मान लो, वैक्यूम के लिए एक यहाँ पे लगाया होता है, मतलब कनेक्शन यहाँ पे दिया होता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको इस तरह से बंद किया होता है। ठीक है, ये हम बेसिकली यूज करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको एक तरीके से वैक्यूम पंप मान सकते हो तुम। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, ये कनेक्ट किया होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने, हमारा मोटो क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी गैस ना बचे, मतलब गैस के अंदर, अब देखो तुम कोई भी चीज तुम ले लो, कोई भी तुमने कुछ भी, कोई ट्यूब ले ली, कोई ग्लास ले ली, कुछ भी ले लिया, उसमें एयर के पार्टिकल्स तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो एयर के पार्टिकल्स भी निकालना चाहता था पूरी तरह से, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स भी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी पूरी तरह से निकालना चाहता था। तो उसके लिए हमने वैक्यूम पंप, बहुत अच्छे वैक्यूम पंप्स का या वैक्यूम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जो बेसिकली वैक्यूम क्रिएट करता था। बट अच्छे से अच्छा वैक्यूम पंप भी, बहुत खतरनाक वाले वैक्यूम पंप भी पूरी तरह से कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स तो रह ही जाते हैं, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स तो रह ही जाएंगे। तो अगर थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाएंगे एयर के, तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स प्रेशर तो क्रिएट करेंगे। प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ये मॉलिक्यूल जब हिट करते हैं वॉल को, तो उस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है।
बट हालांकि मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा कम है, तो जिस वजह से प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस है बेसिकली, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, ये बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है बेसिकली, वो बहुत ही लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर। लो कितना लो, बहुत लो, 10⁻⁻⁴ एटीएम। सोच लो कितना कम हो गया, 10⁻⁻⁴ इतना कम प्रेशर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने कम है एयर के, क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की है। बट जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स बच के, उसकी वजह से जो प्रेशर है, जो कि बहुत कम है, दैट इज 10⁻⁴ एटीएम की आसपास है। तो गैस यहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर पे रखी हुई है हमने डिस्चार्ज ट्यूब में। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे हम करंट पास कर, सॉरी वोल्टेज, यहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। कितनी वोल्टेज, 10⁻⁴ वोल्ट। तो बेसिकली यहाँ से हमने जैसे ही यहाँ पे एक स्विच लगा दो, मान लो यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है हमने, तो जैसे स्विच को ऑन किया, यहाँ से ऑब्वियसली करंट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स वर्ड करना यहाँ पे सही नहीं है। बट अभी ऑल्दो हमें अभी पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे स्विच को ऑन किया, तो ऑब्जर्व किया गया। अब ऑब्जर्व कैसे कैसे किया गया, उसका मैं अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा। बट यहां से कुछ रेज निकली इस तरह से, इस प्लेट से, ये जो कैथोड है, इस प्लेट से कुछ रेज निकली। अब ये कैथोड से निकली, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैथोड रेज। क्या बोला जाता है भाई इनको, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकली है। ठीक है। और वो बेसिकली रेज यहाँ से पास होते होते एनोड प्लेट से, एनोड प्लेट पे टकरा जाती थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजों के थ्रू हमें पता चला इन रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, वो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कैसे कैसे पता चला कि ये रेस कैसी हैं, कैसी बनी हुई, इनका नेचर कैसा है, ये सब चीजें हमें कैसे कैसे पता चली, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हम देखेंगे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। अब यार ये प्रॉपर्टीज जो है कैथोड रेस की, मैं लिखाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको लिखाने में। ठीक है, चलो एक बार लिखा देता हूँ, क्योंकि ये सेम ही फिर एनोड के लिए भी वैलिड रहती है ऑलमोस्ट। जो थोड़ा वो चेंज होगा मैं वो बता दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनोड के लिए भी वैलिड रहती है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की बताता हूँ। फिर इसको अच्छे से, अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट अच्छे से शुरू भी नहीं किया समझना, ठीक है, ये मानो अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। अभी असली खेल हम देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, इतना राइट डाउन करो बट यहाँ तक पहले इतना लिख लो, तो हैंड रेस करके बता देना कि इतना हो गया। जो जो लिख लेता है वो हैंड रेस कर लो। हो गया यहाँ तक, चलो आगे सर बढ़ते हैं। एक मिनट सर, एक हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, मैं पूरा नहीं मिटा रहा अभी।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देखो, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये है, कैथोड रेज travel in a straight line, travel in a straight line with a very high velocity, with a very high velocity. It produces shadow of an object. It produces, तुम सब लोग क्या हो गया तुम्हें? अब सुयेश भी बोल रहा है कैन यू सेंड मी द टुडेज रिकॉर्डिंग, क्या हो गया तुम्हें? क्यों छोड़ के जा रहे हो क्लास? It produces shadow of an object placed in a path, placed in a path. Okay, कनेक्शन प्रॉब्लम है। चलो, मैं तो सेंड नहीं करूंगा, यही सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनमें से किसी से मांगना, आपस में कांटेक्ट बना के रखो, आपस में एक अलग से अपना एक ग्रुप बना के रखो, ठीक है? थोड़ा आपस में कनेक्ट रखा करो। एक काम क्या करो, आपस में एक अलग से अपना ग्रुप भी बना लो, जिसमें कोई टीचर ना हो, कोई कुछ ना हो, सिर्फ तुम लोग हो। तो उसमें अपने पर्पस का आपस में कोई किसी चीज की डिस्कशन कर ली, किसी से एक दूसरे से कोई, जैसे टीचर अब हर टाइम अवेलेबल नहीं होता तुम्हें बताने के लिए, तो कई बार एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपस में कोई डिस्कशन कर ली, ठीक है? आपस में कोई नोट्स शेयर कर लिए, या फिर एक सेकेंड, या फिर कभी नोट शेयर कर लिए, कभी अपना कुछ कर लिया, ठीक है? तो आपस में कनेक्टिविटी बना के रखो थोड़ी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तुम लोग ही करते हो, तो तुम्हें ही आपस में ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। ओके, एक सेकंड रुकना, मैं चार्जर लगा रहा हूँ लैपटॉप का, डिस्चार्ज हो गया था, जस्ट एक सेकंड। देखो भाई, चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, फिर लिखाता हूँ, ठीक है? पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हुआ क्या, उसने जो भी था साइंटिस्ट अपना थॉमसन ने, उसने क्या किया, इसके पाथ में अलग अलग चीजें रख के देखी। जैसे उसने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की बेसिकली शेडो प्रोड्यूस हुई, तो वहां से उसको समझ आया कि जो ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये किस वजह से हो रही होगी। मतलब उसने वहां पे गैस मारा कि यहाँ पे कोई ना कोई रेस पास हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे शेडो प्रोड्यूस हो रही है। तो वहां से उसने उसकी डायरेक्शन को गैस कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल हो रही है, ठीक है? शेडो की हेल्प से उसने बीच में इसके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखा, शेडो की हेल्प से उसने ये गैस कर लिया कि ये जो लाइंस है, ये जो रेज है, कैथोड रेज, ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल हो रही है विद अ हाई वेलोसिटी। दूसरी चीज उसने क्या की, बीच में एक पेडल व्हील रख दिया, ठीक है? एक मान लो व्हील टाइप रख दिया, इस तरह से कोई व्हील टाइप रख दिया जो घूम सकता है, मतलब अगर यहाँ पे रेस टकराएंगी। तो अब इसने यहाँ पे क्या रखा, पेडल व्हील रखा। पेडल व्हील से इसको क्या पता चला कि ये पेडल व्हील घूमने लग गया, ऐसे रोटेट करने लग गया। तो वहां से इसको पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं, बेसिकली देखो आज का लेक्चर, एक दो लेक्चर इसमें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये हमें फालतू की चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह, जो कि किसी काम की नहीं है, ना ये एग्जाम में आती है। बट छोड़ूंगा तो फिर तुम ये बोलोगे कि सर ने छुड़वाया क्यों, तो कर तो लेते हैं एक बार, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें थोड़ी सी चीजें भी क्लियर होंगी, बट थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है एक दो दिन, बट आगे चल के पूरा सही से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बट फिर भी मैं कोशिश यस करूंगा सर। कि बोरियत बिल्कुल ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे उसने जब पेडल व्हील को रखा, तो वहां से उसको पता चला कि इन कैथोड रेस का मैकेनिकल इफेक्ट भी है, इनका है मैकेनिकल इफेक्ट है। मतलब वहां से उसको क्या पता चला कि एक्चुअल में ये रेज नहीं है, इनका मटेरियल पार्टिकल है कुछ ना कुछ,
इनमें कोई ना कोई मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है भाई, कोई ना कोई मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है ना। वो मटेरियल पार्टिकल जब इस पैडल व्हील को हिट कर रहा है तो तब उसको बेसिकली रोटेट करने में वो हेल्प कर रहा है। तो यहां से ये कंक्लूजन, पहले क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, उसकी शेडो प्रोड्यूस हुई, वहां से स्ट्रेट लाइन पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। फिर पैडल व्हील को रखा, वो घूमने लग गया, वहां से पता चला कि बेसिकली इसका मैकेनिकल इफेक्ट है। मतलब कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्ट, मतलब मटेरियल पार्टिकल की किसी की बनी हुई। दूसरी चीज उसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मतलब यहाँ पे कुछ मान लो इलेक्ट्रिक प्लेट्स रखी, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव कोई अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, यहाँ से पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट रखी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बैटरी वेट लगा के अलग से यहाँ पे प्लेट लगाई नेगेटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव दूर रखी। तो क्या हुआ, सॉरी पॉजिटिव प्लेट लगाई इसके पास में, इस तरह से मान लो। तो क्या हुआ, ये बेसिकली ये जो रेस थी वो किस तरफ टर्न हुई, इस तरफ, ऐसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ टर्न होगी। वो क्यों टर्न हुई इस तरफ, क्योंकि वहां से इसको पता चला कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दिस इंडिकेट दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वहां से क्या पता चला, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक और ये चीज पता चल गई। दूसरी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, दैट यू विल स्टडी इन वेरी वेरी डिटेल इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इन चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ये वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से भी इलेक्ट्रिसिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, इलेक्ट्रिसिटी मान लो रिवॉल्व कर रही है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, या ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यस ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, चेंजेस कहने का मतलब कि उसके मोशन में कुछ चेंज आ सकता है। ठीक है, वो बेसिकली उसको इफेक्ट करती है। किस तरह से करती है वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो फिजिक्स का पार्ट है। बट जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली ये वाली रेज ने, ये वाले पार्टिकल्स ने वो वाला बिहेवियर शो किया। मतलब व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर नेगेटिव पार्टिकल। जो नेगेटिव पार्टिकल के लिए एक्सपेक्ट किया गया था उस तरह से इसने बिहेवियर शो किया। ठीक है, और उसकी एक डायरेक्शन होती है, कोई थंब रूल होता है कि इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, वो तुम देख लेना, वो जब पढ़ लोगे फिजिक्स में तो क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए। दूसरा, उसने एक और चीज की, उसने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। यहाँ पे ना एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ठीक है, यहाँ नहीं लगाई, सॉरी, इसके आगे नहीं लगाई, इसके पीछे ऐसे लगाई। यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ये दिख ही नहीं रहा होगा, कलर दिख रहा है क्या? यस सर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS। तो अब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जब इसने लगाई, उस पे जब ये स्ट्राइक की, ये पार्टिकल जब स्ट्राइक किए, तो उसने ग्लो किया, ग्रीन कलर का ग्लो हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्रीन की भी खासियत होती है भी, जहां पे स्क्रीन पे अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स जब हिट करते हैं तो ये स्क्रीन ग्लो करती है। तो वहां से बेसिकली जब स्क्रीन ने ग्लो किया, जब स्ट्राइक की है वहां पे पार्टिकल्स वॉल पे, ग्लास की वॉल पे, जहां पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग, बेसिकली हमने कोटिंग, इस ग्लास को अंदर से कोटिंग कर दी थी जिंक सल्फाइड की यहाँ पे। ठीक है, और उसने ग्रीन ग्लो दिया। वहां से भी बेसिकली हमें पता चला कि वाकई में यहाँ पे कोई इस टाइप की रेज आ रही है। ठीक है, एक और फर्दर कंफर्मेशन मिल गया हमें। ठीक है, देन एक और चीज, कैथोड रेज जो होती हैं बेसिकली वो इजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल्स। अब यहाँ पे बेसिकली हम कोई मेटल ही यूज कर रहे थे, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई मेटल, एल्यूमिनियम, कोई आयरन कुछ यूज कर रहे थे, तो ये जो मेटल हम यूज कर रहे थे इसको इजिली पेनिट्रेट कर पा रही थी वो रेज। ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आ रही थी इसको पेनिट्रेट करने में, तो इजिली पेनिट्रेट करके, क्योंकि पता कैसे चला इजिली पेनिट्रेट कर रही है, बिकॉज तभी तो यहाँ पे ग्लो हुआ। अगर ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो यहाँ पे ग्लो होता क्या, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन,
तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्किन ग्लो नहीं होती, इसलिए यहाँ से पता चला कि इजिली ये पेनिट्रेट कर पा रही है। ठीक है, दूसरी चीज मेन इसमें जो चीज है वो मैं बाद में बताता हूँ, इन पॉइंट्स को एक बार लिखा देता हूँ, फिर एक मेन चीज बताऊंगा इसकी। ठीक है, तो अब देखो ये सब जब उसने कंक्लूजन्स देखे, ये सब चीजें उसने जब ऑब्जर्व की, तो वहां से उसको पता चला कि भाई ऐसी कुछ रेज है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अच्छा, मैकेनिकल इफेक्ट है, मतलब इसमें पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, पेनिट्रेट कर पा रही है। इस तरह से जब उसने सब चीजें जज की, सब चीजें उसने नोटिस की, ठीक है, तो उसने बोला यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कुछ इस टाइप के पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिनकी ये बिहेवियर है, इस टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज है, ये बिहेवियर है, इस कैथोड की प्लेट में से निकल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। और बाद में थॉमसन ने इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम एटम का, सबसे किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल पार्टिकल। पहले क्या डोल्टन क्या मानता था, डोल्टन मानता था कि किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम है। बट फिर अपने थॉमसन ने क्या बोला कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल एटम नहीं इलेक्ट्रॉन है, जो इस सिचुएशन में जो भी पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं जो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस और नेगेटिवली चार्ज हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वहां से उसको पता चला नहीं, एटम के अंदर कोई इससे भी स्मॉल पार्टिकल है जो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, जो इससे भी छोटा है, वो बेसिकली यहाँ पे इस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। और उसको ये सब प्रॉपर्टीज के आधार पे उसने बोला कि ये भी इसमें जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर शो करना। क्लियर होगी कहानी? सर सर आपने ये जिंक सल्फाइड का बताया सर, हम इससे पहले और पेडल व्हील के बाद का सर एक और बता दीजिए। मैं लिखा रहा हूँ अभी एक एक पॉइंट सब उस। ठीक है, एक एक पॉइंट ओके सर। लिखाता हूँ, फिर पूछ लेना है जो भी जिसमें भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब लिखना ओके स्टार्ट सर। करो। ठीक है, अब साथ साथ में लिखो। ठीक है, साथ साथ में लिखते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। ठीक है, दिस इंडिकेट्स, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट था हमारा इन इट्स पाथ, ये वाला हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखना था इसमें हमने, एक सेकेंड चेंज कर लो। कैथोड रेज प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट if small paddle wheel, if small paddle wheel is placed between the electrodes, is placed between the electrodes, it rotates, it rotates. This indicates that, this indicates that cathode rays, that cathode rays consist of material particle, consist of, ये पॉइंट तुम्हें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कोई रटना, ये बोर्ड में आएगा, मुझे नहीं लगता बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता होगा। वैसे 11th का बोर्ड तो वैसे कुछ मैटर नहीं करता इतना। तो ये कोई भी रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इस पे जस्ट रीड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये नीचे वाला पूरा मिटा दो ना अब। Yes, sir. ओके, ये भी इसको लिख लेना, जिंक सल्फाइड, ये सब भी जो मैंने नया लिखा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, कैथोड रेज, कैथोड रेज are deflected, are deflected by electric field,
by electric field towards positive charged plate, towards positive charged plate. This indicates that this indicates that they are negatively charged. They are negatively charged. ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट है, when a magnetic field is applied they get deflected in the direction expected for negative charged particles. ठीक है, this is a fourth point. Next point is सर फोर्थ they पॉइंट produce हाँ, फोर्थ पॉइंट में ये है कि देखो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे चार्ज पार्टिकल एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व हो जाते हैं. वो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे घूमते हैं बेसिकली वो पार्टिकल्स. मतलब जैसे मान लो ये सीधे जा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर यहाँ पे मैं मैग्नेट कोई लगा दूं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो क्या होता है ना, मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ ना, तो कोई किसी रूल के हिसाब से ये इस डायरेक्शन में घूम जाते हैं और ऐसे रोटेट हो जाते हैं. मतलब बेसिकली ओके पूरा तुम फिजिक्स में पढ़ोगे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसा बिहेवियर शो करते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या पॉजिटिवली अलग तरीके से करते हैं. ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जो एक्सपेक्ट किया गया था, मतलब जो नेगेटिव चार्ज करते हैं, सेम कैथोड रेज ने भी वही बिहेवियर शो किया. ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखो. बाकी आई थिंक 11th में तो नहीं आता ये फिजिक्स में, जो भी है वो 12th में आ जाएगा. देन है फिफ्थ पॉइंट इज दे प्रोड्यूस अ green glow when strike the glass wall beyond the anode. मतलब एनोड को क्रॉस करके उसने बेसिकली वहां पे ग्लो किया था. ठीक है, when strike the glass wall beyond the node, this light is emitted when they strike the zinc sulfide screen. ठीक है, नेक्स्ट है कैथोड रेज penetrate through thin sheet of metals. ठीक है, बहुत थिन शीट होनी चाहिए. बहुत थिक शीट होगी तो पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए. ठीक है, बहुत थिक शीट होगी तो पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा. देखो क्यों मुश्किल होगा, मान लो अगर तुमने अब कोई भी मेटल है, तो मेटल में क्या होता है ना, एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से बहुत क्लोजली, क्योंकि मेटल सॉलिड फेज में होती है, तो सॉलिड फेज में एटम्स बहुत ही क्लोज इस तरह से अरेंज हुए होते हैं. ये 12th में चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कि
मेटल कैसे अरेंज होते हैं, तो ऐसे बहुत क्लोज क्लोज अरेंज होते हैं। पर जब ये ऐसे ऐसे क्लोज क्लोज अरेंज होते हैं ना, बीच में इसके छोटा छोटा ये स्पेस होता है, इसको इंटर इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ये बीच में स्पेस जो खाली रह जाता है, ठीक है, इस तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रह जाता है। और इलेक्ट्रॉन को इतना स्पेस ही चाहिए होता है पास करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा होता है साइज में, इलेक्ट्रॉन साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो ये इस स्पेस से बेसिकली पास ऑन कर जाता है इजिली। बट अगर तुमने बहुत थिक शीट ले ली तो एटम्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, एक के ऊपर लेयर 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 लेयर, बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो वो स्पेस जो है वो बेसिकली उसको नहीं मिल पाएगा उतना मूव करने के लिए। थिन शीट पे आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इस तरह से। तो थिक शीट होगी तो ऐसे 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 लेयर्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी ऐसे लेयर्स होंगी, तो यहाँ से पास करना, उसके लिए इसको स्पेस बीच में मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से। सो कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू द थिन शीट ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है, ये होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई नो एक सर। पर्सन का भी डाउट हो तो नो पूछ सर। सकता है। नो सर। वेरी गुड, इतना लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट पॉइंट रह गया था। लिख लो रुको, देखो सर मेटल एक ही है एल्यूमिनियम। क्या हुआ? सर मेटल एक ही है एल्यूमिनियम। नहीं, और भी हो सकते हैं, आयरन के थ्रू भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है एल्यूमिनियम के थ्रू ही करेगा। ओके सर, सर हो गया। ओके, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट लिखाने वाला हूं दैट इज सेवंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इस पॉइंट के बेस पे आ सकता है। पॉइंट है द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज टू मास, और इसका एक स्पेशल नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। मतलब स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब? चार्ज टू मास रेशियो, और इसको एक शॉर्ट में नाम दे देते हैं ई बाय एम, ठीक है, ई बाय एम भी बोल देते हैं। ई चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एम मास को, ओके। इस सेम फॉर all cathode rays, all cathode rays, irrespective of the gas, irrespective of the gas used in the tube, or nature of the cathode, or nature of the cathode। समझो बात को। यहाँ पे जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरह से, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, तो इस तरह से ये जा रही थी रेस। तो अगर वो बोला, अब देखो इसमें हम कोई ना कोई टाइप की गैस तो रखेंगे, पूरी तरह से वैक्यूम नहीं रखते, कोई ना कोई गैस रखते हैं, पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्यों रखे, मतलब बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्यों रखा था? उसका रीजन ये था, किसी ने पूछा नहीं, बहुत लो प्रेशर इसलिए रखा या बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स इसलिए रखे ताकि ये जो यहाँ से जो भी रेज निकलेंगी वो बेसिकली ब्लॉक ना, मतलब वो टकराए ना मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के तो ये रेज उन मॉलिक्यूल्स के साथ
टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, जिस वजह से उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। उनमें भी कुछ और भी चेंजेस हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स कम से कम रखे थे, जितने कम से कम रख सकते हैं, ताकि ये चीजें ऑब्जर्व ना हो। ठीक है, तो अब बेसिकली ये है कि इसमें कोई ना कोई गैस के मॉलिक्यूल्स तो रखे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है, थोड़े बहुत। अब उसने बोला कि तुम चाहे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रखो, चाहे हीलियम के रखो, चाहे नियोन के रखो, चाहे ऑक्सीजन के रखो, कोई भी गैस रख दो तुम, इसके अंदर कोई भी गैस रख दो, उस पर डिपेंड नहीं करता कि ये ई बाई एम रेशियो हर केस में सेम होती है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब, एंड ऑल्सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड। मतलब यहाँ पे तुम एल्यूमिनियम की प्लेट लो, चाहे आयरन की प्लेट लो, चाहे प्लेटिनम की प्लेट ले लो, चाहे कॉपर की प्लेट ले लो, कोई भी प्लेट ले लो, यहाँ पे ये ई बाई एम रेशियो हमेशा हमेशा सेम रहती है। ये सबसे मेन पॉइंट है कैथोड रेस का, ठीक है। और ये ई बाई एम रेशियो होती कितनी है? ये होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यूनिट होते हैं कूलम पर केजी। और ये कैलकुलेट कैसे की गई थी, इसका एक अलग किस्सा है। किस्सा मतलब कहने का मतलब इसकी अलग एक डेरिवेशन है कि ये ई बाई एम रेशियो कैसे कैलकुलेट की थी, वो अपने आप में एक अलग से ही मतलब 2-3 पेज की डेरिवेशन है। 2-3 पेज की तो नहीं बोलूंगा, तो छोटी है, मतलब हमारे काम की नहीं है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके बेसिकली ये ई बाई एम रेशियो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है, जो कि हमारे काम की नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है, क्वेश्चन नहीं आते इस पे। बट एम रेशियो की वैल्यू याद रख लेना कि ये जो ई बाई एम की वैल्यू आई दैट इज 1.76 × 10⁻11 कूलम पर गेज। अब ये ई क्या है कि जो भी उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, और एम क्या है जो भी उस पार्टिकल का मास है। मतलब ये नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसा बोल सकते हो ये नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसकी जो रेशियो आती है वो ये आती है, और ये इररिस्पेक्टिव होती है जो भी चीजें यहाँ पे यूज की हुई। ठीक है, समझ गए बात को इसको? क्लियर? Yes. तो Yes. यहाँ पे बोलेंगे द above mentioned properties, above mentioned properties of cathode rays indicated that they consist of fast moving stream of negative charged particles, these particles was named electrons by J.J. Thomson. ये पूरी की पूरी कहानी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए थे। अब सेम ही नेक्स्ट होता है हमारा एनोड रेस के बारे में पढ़ना। सेम हमने नेक्स्ट एनोड रेस के बारे में पढ़ना है। एनोड रेस का बेसिकली किया था एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने, और ये इलेक्ट्रॉन के बाद किया गया था। ये सब चीजें 18 कुछ में हुई थी, 18 में कोई याद नहीं, 1836 1886 ऐसा कुछ था। मतलब 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी के आसपास की ये सब बातें हैं। ठीक है, सॉरी 18th सेंचुरी की, वैसे 19th सेंचुरी, 18 क्यों बोल रहा हूँ, 19th सेंचुरी की आसपास की। ठीक है, तो ये वाली सब चीजें हैं। तो एनोड रेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्डस्टीन ने किया। अब देखो सेम एक्सपेरिमेंट है, कुछ फर्क नहीं है, सेम वही सेटअप जो था ना हमारा, वही सेटअप है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा उसमें। देखो वही सेटअप है पूरा, वही डिस्चार्ज ट्यूब,
तुम्हें अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे प्लेट, बस यहाँ पे चेंज क्या था कि यहाँ पे जो हमने कैथोड लगाई ना यहाँ पे, वो परफोरेटेड ले ली। परफोरेटेड मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स लगा दिए। यहाँ पे जो कैथोड थी विच इज नेगेटिवली चार्ज, उसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए, वहां पे छोटे छोटे होल्स नहीं थे। अगर सेटअप में तुम डिफरेंस जानना चाहते हो कि सेटअप में क्या डिफरेंस था एनोड और कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट, सिर्फ यही डिफरेंस था कि कैथोड में हमने छोटे छोटे क्या कर दिए, होल कर दिए, और जो एनोड था वो वैसे का वैसा ही है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे हमने बैटरी के साथ वैसे ही इसको, सॉरी, वैसे इसको उस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ भी हाई वोल्टेज रखी 10⁴ वोल्ट, और यहाँ भी फिर वैक्यूम के लिए एक चीज लगा दी, वही सेम है, ठीक है। और कोई गैस रखी लो प्रेशर पे, गैस एट लो प्रेशर, सेम सर चीज जो इसमें हमने वहां एनोड पे की। होल वाला नहीं है ना, एनोड विदाउट होल्स है ना? नहीं, एनोड होल वाला नहीं। हाँ, एनोड विदाउट होल्स है, गैस एट लो प्रेशर, एनोड विदाउट होल्स है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो गोल्ड स्टीन ने ये सोचा, गोल्ड स्टीन ने ये दिमाग लगाया कि अगर कोई फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा है जो विच इज नेगेटिवली चार्ज, अब उसने ये सोचा कि भाई एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो एटम में अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। तो उसने सेम एक्सपेरिमेंट को इस तरह से दोहराने की कोशिश की जिसमें उसने परफोरेटेड यहाँ पे कैथोड ले लिया। अब यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लेने की वजह से हुआ क्या, देखो यहां से इस प्लेट से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां से भी कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे। मतलब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगा कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से ही निकल रहे थे, वो मैं एक्चुअली बाद में रीजन बताऊंगा कि एक्चुअल में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ कहाँ रहे थे। पर तुम ये मान लो कि यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जा रहे थे। वो पता कैसे चला, क्योंकि जब यहाँ पे परफोरेटेड होल्स किए तो इस होल से जब उन्होंने पास किया, और यहाँ पे फिर वही मैंने जिंक सल्फाइड की मान लो स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड का लगा दिया सीन, वहां पे जब उसने ग्लो किया तो हमें पता चला हाँ भाई यहाँ से भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी, इस साइड से भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती हैं, ये सब चीजें उसने उसी की तरह शो की। इसने भी पेडल व्हील को घुमाया, पेडल व्हील इसकी वजह से भी घूम रहा था, ठीक है। देन बेसिकली ये भी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई की तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये बेसिकली डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड्स तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही थी, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। वहां से क्या पता चला कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वहां से क्या पता चला ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर उसने उस तरह का बिहेवियर शो किया जो पॉजिटिवली पार्टिकल करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्टली इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हमारा करंट होता है। तो जब ये करंट पास किया तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से तो सीधे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बट ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ से आ गए, ये एक सोचने वाला पॉइंट है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये प्लेट से कैसे निकल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये सोचने वाली बात है ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है ये ध्यान से सुनो, बहुत खतरनाक चीज हो रही है यहाँ पे। देखो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर हमने कोई गैस फिल की है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की है, ठीक है, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की है। तो अब होगा क्या, जब तुमने यहाँ पे नेगेटिव प्लेट यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है, वो भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो ये मान लो कोई एटम है मेरे पास, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर एटम है इस तरह से, तो हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो होगा क्या, यहाँ पे इस प्लेट पे बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हाईली नेगेटिव चार्ज है। उस वजह से होता क्या है, ये जो गैस होती है ना, ये आयनाइज कर जाती है। ये गैस क्या कर जाती है, आयनाइज कर जाती है। आयनाइज करने का मतलब ये H2O ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन देता है, फिर दूसरा भी दे देता है ये, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। ठीक है, तो मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया इसने, फॉर एग्जांपल एक ही इलेक्ट्रॉन दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ने जबरदस्ती यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट ने ये जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है इसको अपनी तरफ खींचा। पॉजिटिव पार्ट को मतलब वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव चार्ज प्लेट, और इलेक्ट्रॉन को ये खींचने की कोशिश कर रही है प्लेट। ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और पॉजिटिव ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं ये बेसिकली ये पार्टिकल है जो गैस के पार्टिकल्स, गैस का जो पॉजिटिव पार्ट बच रहा है ये वो पार्टिकल्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, और इन्हीं को ही बाद में प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन क्यों बोला गया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही तो होता है, तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा तो एक प्रोटॉन ही, बचा एक प्रोटॉन ही ना। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे एक प्रोटॉन ही तो बचा हाइड्रोजन में। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस का ही मॉलिक्यूल है, बट वो वहां पे एक प्रोटॉन ही बचा है। तो H+ इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या आ रहा है, H+ आ रहा है, इस साइड H+ आ रहा है, बट H+ प्रोटॉन ही तो है, इसलिए बेसिकली ये प्रोटॉन वाले पार्टिकल इस साइड ट्रेवल कर रहे हैं। और ये गलती मत करना कि ये यहाँ प्लेट में से निकल रहे हैं। ये प्लेट में से कैसे निकल सकते हैं, इम्पॉसिबल है, प्लेट में से तो निकलना इम्पॉसिबल है। ये बेसिकली जो ये गैस हमने यहाँ फिल की है उसी में से ही, वो गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयनाइज्ड गैस है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इसको समझ में आई ये वाली कहानी। सर Yes, मतलब sir. क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ चले गए, लेकिन जो प्रोटॉन्स बचे वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चले गए, तो वो रेस बनी बनी रेस की तरह शो हो गई वो। हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर। तो हाँ, तो जैसे जैसे मैं तुम्हें अभी, तो ये हाइड्रोजन गैस होगी, मान लो हम इसकी जगह पे ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन। तो अब ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इसमें से। इट इज नॉट इजी कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, वो बहुत मुश्किल काम है कि सबके सब निकल। अब इसमें मान लो इसमें मान लो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 के 16 निकल जाएं ऑक्सीजन गैस में, ऐसा नहीं है। तो एक आधे इलेक्ट्रॉन निकलता है या दो निकल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज दैट वी आर अप्लाइंग। ठीक है, तो सपोजिंगली एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई की तो ये गैस आयनाइज होगी, तो ये O2 पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया बेचारा, और अब इस साइड पे क्या आ रहा है, O2 पॉजिटिव आयन आ रहा है। इस साइड पे क्या आ रहा है, O2 पॉजिटिव। तो सिंस गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था हाइड्रोजन गैस को लेके, इसलिए उसने प्रोटॉन, बेसिकली वो प्रोटॉन ही था, मतलब H+ की फॉर्म में सोचे तो वो तो प्रोटॉन ही था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन गैस को लेके कर रहा हूँ तो एक्चुअली में वो क्या है, O2 पॉजिटिव आयन है। एक्चुअली में वो क्या है, O2 पॉजिटिव आयन है। समझ रहे हो बात को। अगर नाइट्रोजन गैस लेके यस कर रहा हूँ सर। तो N2 पॉजिटिव आयन इस तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। ठीक है, यस सर। समझे इस कहानी को। Yes, sir. यस तो सर। दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जो पॉइंट सेम है वो तो नहीं मैं लिखाऊंगा, क्योंकि पेडल व्हील को घुमाना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बिहेवियर शो करना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेवियर शो करना, वो सब पॉइंट्स ऑलरेडी सबके सेम है। जो एक पॉइंट डिफरेंट है वो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, इतना लिख लो तुम, इतना लिखा है सबने यहाँ तक। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं लिखाता हूँ नेक्स्ट। सो बाकी सब पॉइंट्स तो सेम ही हैं, द ओनली पॉइंट विच इज डिफरेंट इज, पॉइंट लिखो, फर्स्ट ही लिखो, बाकी तो वो सेम ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
charge to mass ratio, which is also called a specific charge, E by m of the particle in the anode rays, depends upon the nature of gas taken, in the discharge tube, nature of gas taken in the discharge tube। ठीक है, उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सी गैस यूज कर रहे हैं। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, देखो मैंने जैसे बोला ना कि O2 लेंगे, एग्जांपल के तौर पे O2 लेंगे तो O2 पॉजिटिव आयन बना प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2 लेंगे तो N2 पॉजिटिव आयन बना प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से मान लो अलग अलग गैस लेने पे अलग अलग बेसिकली ये मेरे को पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। तो अगर मैं E by M रेशियो निकालूंगा, तो E by M रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो चार्ज ऊपर तो चार्ज आएगा, अब चार्ज तो ऑब्वियसली 1 ही है, प्लस 1 E है चार्ज, ठीक है। और मास जो है, अब ऑक्सीजन के लिए मास कितना होगा अभी 32, ठीक है ना। ये मैं मान लो E by M निकाल रहा हूं, E by M फॉर O2, और अगर तुम E by M निकालते हो मान लो फॉर N2, तो वो कितना आएगा, टू पॉजिटिव N2 पॉजिटिव, ठीक है, वो प्लस 1E अपॉन 28। तो वेरी कर रहा है ना, E by M रेशियो वेरी करेगी, बट जब हम उसके तुम एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, हम जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसमें देखो ऊपर तो -1 ही चार्ज था जो कि इलेक्ट्रॉन में होता है, बट मास नीचे क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का ही मास आ रहा था, क्योंकि जो रेस ट्रेवल कर रही थी इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई थी। तो यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रॉन का ही मास आ रहा था विच इज 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे मास बाकी तुम केजी वेजी में निकाल सकते हो, ये मैंने उसमें रख दिया, ठीक है, एग्जैक्टली इसमें निकाल सकते हो ना, वो तुम्हें आता ही है, ठीक है, इस तरह से। तो एक चीज आप यहाँ पे और बोल सकते हैं विच इज आवर सेकंड पॉइंट, द E by M ratio for anode rays is smaller than cathode rays, ये E by M रेशियो क्या है, E by M रेशियो एनोड रेस की छोटी है कैथोड रेस से, ठीक है, एनोड रेस की छोटी आ रही है। क्यों छोटी आ रही है बताओ भाई, जल्दी बताओ क्यों छोटी आ रही है। ओके सर, मास बढ़ गया वहाँ पे, बोलो। तो सर इलेक्ट्रॉन का मास था जो कि बहुत कम होता माँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। तो इफ यू टेक अ सिंगल प्रोटॉन, मतलब मैं H+ की भी बात कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन का मास भी तो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, 1836 टाइम्स ज्यादा होता है अगर तुम्हें याद हो। तो ऑब्वियसली ये वाली रेशियो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू द कैथोड रेस, ठीक है। और एक चीज और इसमें जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, that is it was observed that E by M ratio was maximum when hydrogen gas was taken, in the discharge tube। ऑब्वियसली समझ आया ना बात, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के केस में मास ये सबसे ज्यादा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर नीचे ये मास सबसे ज्यादा मिनिमम हुआ तो E by M रेशियो हाइड्रोजन गैस के केस में मैक्सिमम आएगी, बाकी सब गैसेस के लिए
कम 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 होती जाएगी। ठीक है भाई। दिस इंडिकेटेड दैट the ions formed from hydrogen from hydrogen was lightest। हाइड्रोजन की वजह से जो आयंस बने हैं वो लाइटेस्ट हैं, एंड these lightest positive charge particle positive charged particle was named proton। समझ के बात को। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के केस में सबसे लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं विच इज नथिंग बट H+, वो लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल को बाद में क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन बोल दिया गया। बट अगर मैं कोई और गैस ले रहा हूं तो वो प्रोटॉन नहीं, एक्चुअल में वो O2 पॉजिटिव है या N2 पॉजिटिव है, या फिर अगर कोई और गैस ले रहा हूं तो उसके हिसाब से वो चीज है। ठीक है भाई। तो ये कहानी थी तुम्हारी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इसमें क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सिर्फ E/m रेशियो पे बन सकते हैं और किसी पे नहीं बने। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर। वेरी गुड। तो भी कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ होगा ही नहीं खास। ठीक है, होमवर्क तो अभी मैं नहीं दूंगा, कुछ खास है ही नहीं। तुम्हारा काम यही है कि जितना आज पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, और जो पुराने बच्चे हैं वो अपना पुराना कवर करो। ठीक है, जितना कराया था मैंने बैकअप क्लास में उतना अच्छे से करो। पुराने पे ध्यान दो। इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, बाकी पुराने पे फोकस करो। ठीक है, और नए बच्चे भी पुराने चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका कुछ अभी ज्यादा कुछ होमवर्क होगा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। इतना लिख लिया ना सबने यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।